हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सेकंड मॉक टेस्ट। फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपका प्रीवियस डे में डिस्कस कर चुका हूँ और उस मॉक टेस्ट में बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। बहुत सारे बच्चों ने मतलब अपने जो उसको कह सकते हैं बहुत मेहनत की है, वो दिख रहा है मुझे वहाँ से। तो सभी बच्चों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा माय डियर। आप इसी तरह से इसी शिद्दत के साथ आप लगे रहें। हर दिन आप एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करें। जैसे पिछले कल आपने 1 किया था, आज सेकंड मॉक टेस्ट डिस्कस होने जा रहा है। कल थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, फिर फिफ्थ होगा, तो 25 तक आपके 5 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और आंसर की भी माय डियर आपको 1 बाय 1 ही मिलेगी, क्योंकि इकट्ठी मॉक टेस्ट की हम आंसर की डाल सकते थे, लेकिन ना तो आपको वो करने का मज़ा आता, ना फिर हमें भी उस तरीके का वो कहते हैं कि एक फील नहीं आता। तो हर दिन आप एक मॉक टेस्ट करें और उसको अच्छे से करें और इस तरह से करें कि आप वो फाइनल एग्जाम ही दे रहे हैं आप लोग। यहाँ से आपकी जो इंप्रूवमेंट होगी वो आपको फाइनल तक पहुँचते माय डियर एक तरह से कॉन्फिडेंस से भर देंगे आप लोगों को। सो आज मैं आपसे सेकंड मॉक टेस्ट डिस्कस करूँगा। मॉक टेस्ट 2 आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और मुझे बहुत से बच्चों ने ये कहा कि सर आप हमें जो है वो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट ही आप सॉल्व करके दें, क्योंकि बाकी वाला पार्ट जो होता है उसकी तैयारी हमारी अच्छी है, तो हम लोग उसको खुद ही कर लेंगे। तो इसकी आंसर की जो कि माय डियर वो आपको इस आज की वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। आज मैं आपका शुरू करूँगा 47 से। सेकंड मॉक टेस्ट का जो 47 क्वेश्चन है, जो पजल का क्वेश्चन है माय डियर, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। आप देखें कि इस क्वेश्चन में पहले कैसे, इसमें क्या स्ट्रेटेजी रहती है, कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। देखो उसमें क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास मॉक टेस्ट सेकंड का ये माय डियर 47 पार्ट है। तो देखो पी और क्यू जो है वॉलीबॉल तो हॉकी अच्छा खेलते हैं। पी और क्यू जो है वो वॉलीबॉल और हॉकी अच्छा खेलते हैं। आर और पी जो है वो बेसबॉल और हॉकी अच्छा खेलते हैं। फिर कहता है कि एस और क्यू जो है वॉलीबॉल तथा क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। और कह रहा है कि आर और एस बेसबॉल तथा फुटबॉल। ये क्वेश्चन जब भी आपके पास ऐसे आए तो हम लोग इसमें 2 प्रायोरिटी नहीं बना के चलते, 2 केस नहीं लेके चलते, हम लोग यहाँ पे एक ही केस लेके चलेंगे। हम फटाफट से क्या काम करेंगे, आप क्या करेंगे, इसका आप बना देंगे टेबल। जब टेबल बनाएंगे आप, टेबल बनाते बार आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टोटल हाउ मेनी पीपल आते हैं, कितने लोग हैं ये। पहले तो आपने ये देखना कि देखो पहले पे ही आ रहा है, फिर क्या वो आएगा, आर है, एस है और टी है। ये 5 लोग हैं। ये 5 लोग पहले आपने लिख दिए फटाफट से। उसके बाद आपने क्या करना है, इनका गेम क्या क्या है वो गेम भी आपने डिसाइड कर लेना है कि इनका गेम क्या है। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है आपने, एक तो फटाफट से आपने क्या काम करना है, जैसे ही आपके पास ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो फटाफट से आपने पढ़ना है। नेम ऑफ द पर्सन आपने ये पी क्यों है, ये नेम ऑफ द पर्सन भी हो सकते हैं, यहाँ पे एग्जामिनर नाम भी चेंज कर सकते हैं। देखो इसके बाद आपने गेम्स का नाम लिखना है। तो पहली गेम जो आपके पास आ रही है वो आ रही है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। दूसरी गेम माय डियर आपके पास आ रही है हॉकी। तीसरी गेम आपके पास आ रही है यहाँ से आप चले जाए बेसबॉल में, बेसबॉल। और उसके बाद जो आपके पास गेम आ रही है, बेसबॉल के गेम बाद गेम कौन सी है आपके पास, हॉकी हो चुकी है। इसके बाद आया वॉलीबॉल हो चुका है। अब आ रहा आपके पास क्रिकेट। क्रिकेट के बाद आपके पास माय डियर आपके पास आ रहा है, लास्ट में है जो गेम है उसका नाम है आपके पास फुटबॉल। ठीक, जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो फटाफट से आपने ये चीज़ें तैयार की। इन चीज़ों को तैयार करने के बाद अपने नेम ऑफ दी, आपने क्या काम करना है, नेम ऑफ दी जो भी प्लेइंग है उनका लिखा, नेम ऑफ द पर्सन लिखा। अब पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि पी और क्यू जो है वो वॉलीबॉल और हॉकी अच्छा खेलते हैं। तो वॉलीबॉल आपका ये है और हॉकी आपका ये है। तो पी और क्यू जो वॉलीबॉल और हॉकी दोनों अच्छा खेलते हैं। पी और क्यू भी हॉकी भी अच्छा खेलते हैं और वॉलीबॉल भी अच्छा खेलते हैं। तो इनके आगे आपने क्या कर दिया, रेड टिक लगा दिया। आर और पी जो है, अब नाम आर और पी की बात हो रही है, बेसबॉल और हॉकी अच्छा खेलते हैं। तो आर की बात हो रही है, तो आर देखो बेसबॉल भी अच्छा खेलता है और हॉकी भी अच्छा खेलता है। तो पी जो है वो देखो हॉकी तो अच्छा खेलता ही है, लेकिन साथ में वो बेसबॉल भी अच्छा खेलता है। तो ये भी चीज़ यहाँ से होगी। उसके बाद एस और क्यू, एस और क्यू जो है वो वॉलीबॉल और क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। तो देखो एस ये है, एस जो है वो आपका वो वॉलीबॉल और क्रिकेट अच्छा खेलता है। और क्यू के बारे में बात हो रही है, तो आपका क्यू जो है वो वॉलीबॉल और क्रिकेट अच्छा खेलता है। ये कहा इसने कि एस और क्यू जो है वो वॉलीबॉल और क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। तो एस के बारे में देख लिया मैंने, पहले वॉलीबॉल और क्रिकेट लगा दिया। फिर क्यू के बारे में देखो वॉलीबॉल तो खेलता ही था, साथ में ये क्रिकेट भी अच्छा खेलता है। उसके बाद देखो आर और एस, देखो बेसबॉल तथा फुटबॉल अच्छा खेलते हैं। देखो आर और एस, देखो आर और एस ये है आपके पास, आर एस माइडियर एक चीज़ और है यहाँ पे, आर एस और टी। आर एस टी जो बेसबॉल फुटबॉल अच्छा खेलते हैं। तो आर एस टी ले लेते हैं। देखो आर ये एस ये टी है, तो पहले तो ले लेते हैं बेसबॉल। देखो आर बेसबॉल खेलता है, एस भी बेसबॉल अच्छा खेलता है, टी भी बेसबॉल अच्छा खेलता है। उसके बाद आपका आ गया क्या, फुटबॉल। तो देखो यहाँ पे ये फुटबॉल भी अच्छा खेलता है, एस भी फुटबॉल अच्छा खेलता है और टी भी फुटबॉल अच्छा खेलता है। आई होप आपको ये चीज़ करें। जैसे जैसे आपके पास ये दे रखी होंगी चीज़ें आपने वैसे वैसे बना देनी है। नेम ऑफ द पर्सन वन साइड और नेम ऑफ द प्लेइंग वन साइड। अब देखिए आप, सबसे पहला क्वेश्चन माय डियर आपके पास ये कहता है इन 4 खिलाड़ियों में कौन 4 खेल अच्छे खेलता है। अब देखो कहता है कि पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, 47 की बात हो रही है। देखो पहले में ये क्यों कह रहे हैं, फिर ये पी कहा है इसने, फिर एस कहा है और डी ऑप्शन है, फिर डन है आपके पास। तो ये कह रहा है कि इन 4 खिलाड़ियों में
कौन खिलाड़ी सबसे अच्छा खेल खेलता है। तो 4 खिलाड़ियों में सबसे अच्छा खेल खेलने वाला माइडियर कौन है आपके पास। तो आप देखिए कौन दिख रहा है जो चारों खेल अच्छा खेल रहे हैं। देखो ये 3 खेलता है, ये भी 3 ही खेलता है, ये देखो ये भी 3 खेलता है, 1 2 3 4। ये कौन है पर्सन आपका, एस नाम का पर्सन जो है वो चारों खेल अच्छे खेल रहे हैं। इट मीन्स कि आपका जो आंसर होगा 47 का, तो 47 का आंसर होगा माय डियर आपके पास सी आंसर टिक करना आप लोगों ने, ठीक, कि 47 का आंसर क्या हो गया, सी आएगा आपके पास। उसके बाद 48 क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन में एक मिस्टेक है माय डियर, उसको ठीक कर लेना आप। इसमें लिखा है कि फुटबॉल और बेसबॉल कौन अच्छा खेलता है, यहाँ पे लिखना कौन अच्छा नहीं खेलता है। तो फुटबॉल और बेसबॉल जो है वो कौन अच्छा नहीं खेलता है। तो देखो फुटबॉल और बेसबॉल की अगर मैं बात करूँ तो फुटबॉल ये है और बेसबॉल ये है, तो कौन जो है वो अच्छा नहीं खेलता है, तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए ना। तो देखो ये दोनों खेलते हैं, ये भी खेलता है, ये भी खेलता है आपके पास, राइट। तो जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे यहाँ पे, तो फुटबॉल और बेसबॉल कौन अच्छा नहीं खेलता अगर हम लेके चलते हैं, तो नहीं खेलने वाला माय डियर कौन होगा आपके पास। आप थोड़ा ध्यान से देखें कि कौन हो सकता है यहाँ पे, आप थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में सर। हाँ जी, गेस किया आप लोगों ने। देखो आपको दिख रहा है कि फुटबॉल जो है ना और बेसबॉल दोनों, देखो ये जो है फुटबॉल और बेसबॉल कौन अच्छा खेलता है, देखो आर और ये दोनों अच्छा खेलता है, आर एस भी इन दोनों को अच्छा खेलता है, टी भी इन दोनों को अच्छा खेलता है ना। हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी चलेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें मैं ले चुका हूँ। और उसके बाद देखो कौन बन रहा है आपके पास और कौन आंसर आ सकता है। देखो बेसबॉल के बारे में बात ये हुई है, तो बेसबॉल का आंसर क्या होगा आपके पास, ये वाला है। तो मतलब बेसबॉल को ये अच्छा खेलता है लेकिन ये फुटबॉल अच्छा नहीं खेल रहा है यहाँ पे। और मैं क्यों की बात करूँ तो ये दोनों नहीं है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों ही नहीं है। तो क्वेश्चन में ये कहा था कि फुटबॉल और बेसबॉल कौन अच्छा नहीं खेलता है। नहीं खेलने का मतलब ये कि जो नहीं खेल रहा है वो यही है, देखो क्यों दिख रहा है ना यहाँ पे आपके पास कि जो नहीं है दोनों में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 48 का आंसर जो होगा आपके पास माय डियर, आपने लगा देना यहाँ पे ए। इसको देख लेना आप सब, है ना। थोड़ी बहुत स्टेटमेंट में क्या है चेंजिंग है वो आप थोड़ा समझ लेना। जो मेरे सामने जो चीज़ नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है इस टाइम पे। उसके बाद 49 क्वेश्चन आता है। 49 क्वेश्चन में ये कहा है इसने कि निम्न में से फुटबॉल कौन खेलता है। देखो निम्न में से फुटबॉल कौन खेलता है, इसके लिए आपके पास ऑप्शन दे रखी है। इसके लिए ऑप्शन आपके पास है PQR, उसके बाद है QST, QST के बाद है RST, RST के बाद है आपके पास PQT। तो आपने देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना। PQR, देखो PQR की बात हो रही है। PQR जो है वो निम्न में से फुटबॉल कौन अच्छा खेलता है। देखो फुटबॉल अच्छा खेलने वाला, देखो P तो है नहीं है, छोड़ देंगे। फिर आपको QST में आ जाओ, देखो Q जो है फुटबॉल खेल नहीं रहा है, इसको छोड़ देंगे। फिर RST में आ जाओ, देखो R भी फुटबॉल अच्छा खेलता है, S भी खेलता है, T भी, तीनों ऑप्शन में आ गई। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये RST। 49 का फिर आप आंसर लिखेंगे माय डियर यहाँ से C। 49 आपका C हो गया। उसी तरह से जब 50 आप देखेंगे तो 50 में कहा कि हॉकी वॉलीबॉल तथा बेसबॉल कौन अच्छा खेलता है। हॉकी वॉलीबॉल तथा बेसबॉल कौन अच्छा खेलता है 50 क्वेश्चन में। तो हॉकी वॉलीबॉल, देखो ये हॉकी ये है, वॉलीबॉल ये है और बेसबॉल है, ये कौन अच्छा खेलता है। तीनों को कौन अच्छा खेलता है तो हमारी ये मेरे को दिख रहा है, देखो P दिख रहा है यहाँ से, P दिख रहा है। तो 50 का आंसर क्या होगा आपके पास B। 50 का आंसर क्या होगा आपके पास से B। और 51 का आंसर है हॉकी वॉलीबॉल तथा क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है। हॉकी वॉलीबॉल तथा क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है। तो देखो हॉकी वॉलीबॉल तथा क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है, ये 3 ही है हमारे क्रिकेट में ना, ये है देखो ये हॉकी में नहीं आता। तो कौन पर्सन आ रहा है यहाँ से, क्यों नाम का पर्सन आ रहा है, आई होप सो। तो 51 का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा C। तो 51 को आप जब लिखेंगे तो माय डियर आपके पास क्या आंसर आएगा, C आएगा। तो ये चारों टिक हो गए आपके पास, राइट, कि 47 का आंसर आप करेंगे तो C आएगा, 48 का A है, 49 का C है, 50 का B है और 51 का भी C है आपके पास। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। एक बार इस क्वेश्चन को देख लें आप, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी है। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन में देखें माय डियर आप सब। 52 क्वेश्चन में ये कहा है इसने कि साइक्लोन का रिलेशन किसके साथ है, एंटी साइक्लोन के साथ। और ये कह रहा है फिर फ्लड का रिलेशन किसके साथ होगा। तो याद रखना ये क्वेश्चन है आपके पास एनालॉजी का। एनालॉजी में मतलब क्या होता है कि जो सिमिलर मीनिंग इसका ना इन दोनों के बीच में बनाया है वही सिमिलर मीनिंग हमें क्या करना होता है, तीसरे के साथ ढूंढना होता है। साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात, तो एंटी साइक्लोन का मतलब होता है प्रति चक्रवात। तो देखो साइक्लोन का मतलब क्या, चक्रवात आया और चला गया। तो फ्लड का मतलब क्या, देखो बाढ़ आई और जैसे चली गई तो क्या पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। जब सूखा पड़ेगा तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास है D। तो 52 का आंसर क्या है आपके पास D को क्या बोलेंगे हम, ड्रॉट। तो 52 का आंसर क्या है आपके पास D। अब मैं आ रहा हूँ 53 में। 53 को देखिए आप सब। 53 में क्वेश्चन में कहा कि BDG, देखो आपके पास है B, D और G, इसका रिलेशन दे रखा है इसने आपके पास CFG। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि BDG लिख और ये CFG, इसकी आपने कोडिंग कर देनी है। देखो B की कोडिंग होती है 2, D की कोडिंग 4, ये 7 होता है, ये 3 होता है, ये 6 होता है, ये 10 होता है। ये कोडिंग आप याद कर लेना माय डियर कि बिना कोडिंग के ये क्वेश्चन जल्दी नहीं हो पाएगा। EJG और E की कोडिंग होती है 5, ये 7 होता है और ये 10 होता है। अब आप देखो रिलेशन ढूंढो, देखो ये 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है,
तो मतलब +1 का बन रहा है। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, इट मीन्स कि +2 का रिलेशन बन रहा है। यहाँ 7 है और यहाँ 10 है, इट मीन्स कि +3 का रिलेशन बन रहा है। मतलब पहले आप +1 करेंगे, फिर आप +2 करेंगे, फिर आप +3 करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप सब +1 जब आप करेंगे तो 5 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो 6 बनेगा। 6 का किसका कोड होता है? F होता है। फिर आप जब 2 ऐड करेंगे तो 7 में जब 2 ऐड करेंगे 9 होगा। 9 कोडिंग किसकी होती है? I की कोडिंग होती है। 10 में आप 3 ऐड करेंगे तो 13 बनेगा और 13 कोडिंग किसकी होती है? M की होती है। FIM इज द राइट आंसर। तो आपका आंसर 53 का जो होगा मैटर वो होगा C आंसर हो जाएगा आपके पास FIM। उसके बाद जो आपके पास आता है 54 का आंसर क्या होगा आपके पास वो देखें। देखो इसमें कहा कि आपने चूज ऑड पेयर बताना है, ऑड पेयर छांटना है हमने कि विषम कौन सा पेयर हो सकता है। तो पहले में इसने कहा कि गोल्ड। देखो गोल्ड का रिलेशन है ऑर्नामेंट के साथ, ऑर्नामेंट्स। गोल्ड अगर ऑर्नामेंट के साथ है तो क्लोथ का रिलेशन बनाएंगे, ये गारमेंट्स के साथ दे रखा है। और वुड का रिलेशन इसके आपके पास दे रखा है, वुड का रिलेशन है फर्नीचर के साथ, फर्नीचर। और अर्थन पोर्ट्स का रिलेशन इसने दे दिया हुआ है क्ले के साथ। ठीक है, अपने अपने मॉक टेस्ट को मैंने सामने रखें, इसकी आप जीरोक्स कॉपी निकलवा लें, उसके साथ आप बैठ के करेंगे तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब देखो गोल्ड, देखो मैंने गोल्ड क्या होता है आपके पास? ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है आपके पास, इससे आप मटेरियल तैयार कर रहे हैं। ऑर्नामेंट्स का मतलब आभूषण होते हैं। देखो क्लोथ आपका क्या है? मटेरियल है, कच्चा माल है। इससे क्या तैयार होता है? गारमेंट्स, कपड़े तैयार बनते हैं। वुड आपका पास की लकड़ी है, लकड़ी से क्या बन रहा है? फर्नीचर, कुर्सी बन रही है, टेबल बन रहा है, मेज बन रहा है, कुछ भी बन रहा है। अर्थन पोर्ट्स क्या होते हैं? अर्थन पोर्ट्स माइडियर आपके पास रॉ मटेरियल होता है। समझ रहे हैं आप सब? अर्थन पोर्ट्स जो होता है वो क्या होता है? एक तरह से वो मटेरियल में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो यहाँ पे जो अलग है वो क्या है? देखो कच्चे, देखो आपके पास है क्या? कच्चा माल। कच्चे माल से आप चीज़ें तैयार कर रहे हैं, ये कच्चे माल से चीज़ें तैयार कर रहे हैं, कच्चे माल से चीज़ें तैयार कर रहे हैं। तो ये जो क्ले है ना, क्ले जो होता है वो मिट्टी का गारा होता है। तो मिट्टी के गारे से ही आप क्या करेंगे? मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। तो आपका डिफरेंट कौन होगा? ये वाला। इसको जो उल्टा लिखा था, मतलब क्ले यहाँ आना था, अर्थन पोर्ट यहाँ आना था। इसका मतलब ये जो है आपके पास डी। तो 54 का आंसर माइडिया आपके पास क्या है? डी आपका आंसर है। एक बार देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये माइडिया। 55 क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन दी बिटवीन 8th। देखो 8th लेटर आपने कहाँ से पढ़ना है? लेफ्ट से। एंड कह रहा है 7th लेटर फ्रॉम राइट, 7th लेटर राइट से। राइट हैंड मतलब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। तो कह रहा है कि यहाँ से आपने 8th लेटर काउंट करना है और यहाँ से अपने 7th लेटर काउंट करना है। मतलब जो आपके पास इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ABCDE से लेके Z तक, तो मतलब ए से चले आप, लेफ्ट साइड से चले तो आपने 8 लेटर काउंट यहाँ से करने हैं, 7 लेटर आपने यहाँ से काउंट करने हैं। और उसके बाद बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने लेटर आते हैं। तो सब सिंपल काम है कि आप इन दोनों को प्लस करो। इन दोनों को जब आप प्लस कर देंगे 8 और 7 कितने होते हैं? 15। 8 7 15 हुए। टोटल कितने होते हैं आपके पास? 26। 26 में से 15 माइनस कर दिए, 6 में से 5 चला गया 1, 2 में से 1 चला गया 1। तो कितना आंसर आ गया? 11। ये नहीं कि आप लग पड़े करने वहाँ पे ABCD फिर ऐसे करके चले गए, फिर आप 1 2 3 4 5 6 7 करके काउंट कर रहे हैं, वहाँ से काउंट कर रहे हैं। इट विल टेक टाइम लग जाएगा। जिसको करने का प्रोसेस यही है कि आप इन दोनों को ऐड करो और टोटल में से माइनस करा दो, कितना आएगा? 11। तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ से? 55 का आंसर क्या माय डियर आपके पास है? डी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी है। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन आता है 56 आता है। 56 क्वेश्चन में ये है कि पेल की कोडिंग को ये कह रहा है 2 1 3 4 होता है। और अर्थ की कोडिंग आपने बतानी है। यहाँ पे बोल रहा है कि 4 1 5 9 0 होती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है पर्ल, PEARL, पर्ल। इस पर्ल की कोडिंग हमने बतानी है कि क्या होगी। तो देखो आप सबसे पहले बोला कि पेल, तो पेल की कोडिंग को बोला इसने। ये तो पी जो है ना आपके पास, अगर आप ऑर्डर कोडिंग में चलेंगे तो आप पी की कोडिंग 16 होती है। ठीक है, रिवर्स कोडिंग में आप आएंगे तो पी की कोडिंग में भी हुआ तो 14 या 15 के आसपास पहुंचती है। ठीक है, इसको देख लें। तो यहाँ ना तो ये ऑर्डर में ना ये रिवर्स में नजर आ रही है, तो ना ऑर्डर में रिवर्स में नजर आए तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे? फिर डायरेक्ट कोडिंग लगाएंगे। तो डायरेक्ट कोडिंग का मतलब क्या है कि पी की कोडिंग 2 है, ए की आपके पास क्या है? यहाँ पे 1 दे दिया, एल को इसने 3 बोल दिया, ई को इसने 4 कह दिया। फिर देखो ई को इसने 4 का है, फिर ए को इसने 1 का है, आर को इसने 5 कह दिया है, टी को इसने 9 का है, एच को इसने 0 कह दिया। तो डायरेक्ट कोडिंग आपने उठाना है जब भी कोई रिलेशन ना बने। तो देखो पी की कोडिंग उठाओ 2, ई की कोडिंग क्या है आपके पास? देखो ये 4 है, ए की कोडिंग क्या है आपके पास? ए की कोडिंग 1 है, आर की कोडिंग आपके पास क्या है? यहाँ से 5 है, और एल की कोडिंग कितनी है आपके पास? यहाँ से एल की कोडिंग 3 है। तो देखो 2 4 1 5 3, तो 2 4 1 5 3 जो है वो 56 का है आपके पास। बी आंसर, 56 का आंसर क्या बन गया? बी। उसके बाद माय डियर आपके पास आता है 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन में देखो आपके पास है 1 2 9 8 कॉमा 6 4 8 कॉमा के बाद 216 कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा 36 कॉमा 18 कॉमा 6 कॉमा 3। अब देखो ये है सीरीज का क्वेश्चन। सीरीज के क्वेश्चन को जब भी हम लोग करते हैं
तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हम एक स्मॉलर नंबर से बहुत बड़े लार्ज नंबर में चले जाएं तो वहाँ पे हमेशा याद रखना वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रोल प्ले हो रहा होता है, या वहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, या वहाँ पे क्यूब बन रहा होगा। जब भी हम किसी बड़े नंबर से एकदम से छोटे नंबर पे आए तो हमेशा याद रखना वो वहाँ पे सीरीज़ क्या होगी, डिवाइड वाली सीरीज़ काम कर रही है। तो इसको देखो यहाँ पे डिवाइड से चेक करो आप, देखो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आप खुद ही देखो, अगर मैं इसको डिवाइड 2 से करूँ, 2 से डिवाइड करूँ तो देखो 2 6 12 होता है, 2 4 8 होता है, और बचा कितना आपके पास यहाँ से 9। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना बन रहा है आपके पास नहीं। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करके देख लीजिए आप, 3 से जाता है कि नहीं जाता। मैंने एक बार चेक करें इसको आप कि कितने से ये मे भी हो सकता है कि डिवाइड में अगर मैं 2 करूँ इसको तो कितना बनना चाहिए था, ये 6 आ रहा है, और 2 12 हो गया, 4 2 8 हो गया आपके पास, 8 हुआ तो 1 बचा, यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था, है ना। आप यहाँ से चेक करते चलते हैं, जरा इसको देख लेते हैं जरा। अब यहाँ से देखें इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूँ, यहाँ से डिवाइड बाय 2 किया तो 3 बचा, यहाँ से मैं डिवाइड बाय 3 करूँगा तो 6 आएगा, यहाँ से मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो 18 आएगा। तो देखो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिवाइड बाय 3 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर डिवाइड बाय 3 आना चाहिए तो यहाँ पे क्या नंबर हो सकता है, तो आप देखें यहाँ पे नंबर 36 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 108 बनता है। ये चेक करना, यहाँ पे कितना आ रहा है 108, 108 को 3 से भाग करेंगे तो ये बनेगा। फिर देखो इसको मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, तो देखो ये 2 बन जाए 2, फिर 0 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो डिवाइड बाय कितना होगा आपके पास 3 होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे कितना आना चाहिए, डिवाइड बाय आपके पास 2 ही होना चाहिए। तो आपका जो यहाँ पे मिसिंग नंबर कौन सा आ रहा है, 108 आ रहा है, 108 आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे वो रूल सेम बनना चाहिए। देखो 6 2 12 होता है, 4 2 8 होता है, और बचा यहाँ पे 19 बनेगा ना, यहाँ पे 18 बनेगा, 18 बनेगा तो यहाँ पे 9 होना चाहिए ना। तो एक बार आप देख लेना 648 की जगह वहाँ पे 649 कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि बाय मिस्टेकली हुआ हुई। बट आपका जो राइट आंसर वो क्या है यहाँ पे 108। जिस बच्चे ने ये 108 टिक किया है वो बच्चा बिल्कुल सही है। तो 57 का आंसर क्या आपके पास है, ठीक। तो 57 का आंसर हो जाएगा ए माय डियर आपके पास। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखें 58 को, 58 क्वेश्चन क्या, देखो आपके पास CEG है, देखो CEG, फिर कॉमा लगा के देख लीजिए IKM, उसके बाद है OQS, उसके बाद हमने बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो कोड करिए, देखो ये 3 होगा, ये 5 होता है, ये 7 होता है, ये 9 होता है, ये 11, ये 13, ये 15, ये 17 और ये 19 होता है आपके पास। अब देखें आप इसका रिलेशन बनाएं, देखो ये +3 है ना आपके पास, जो कितना ऐड हो रहा है आप देखें +2 ऐड हो रहा है, फिर कितना ऐड हो रहा है +2 ऐड हो रहा है, फिर इस तरफ ही आएंगे साथ में, फिर 2 9 ऐड हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे +2 बन रहा है इनके बीच में गैप। फिर यहाँ देखें +2 हो रहा है, यहाँ पे भी देखेंगे तो +2 हो रहा है, इससे आगे आएंगे आप देखो 13 2 15 +2 यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। तो रिलेशन क्या बन रहा है +2 +2 +2, तो सब में देखो। तो 19 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो 19 के बाद बनता है 21 कोडिंग किसकी होती है, यू की। आप ऑप्शन देख लीजिए, यू से स्टार्ट होने वाला कौन सा आपके पास, तो एक ही है, वो है आपके पास डी, तो आप डी टिक कर सकते हैं। बट आप पूरा चेक करना चाहते हैं तो देखो 21 के बाद 2 ऐड करेंगे तो 3 बनेगा 23, और 23 कोडिंग किसकी होती है माय डियर आपके पास, डब्ल्यू की। और 23 में जब 2 ऐड करेंगे तो बनेगा आपके पास 25 कोडिंग किसकी दबाई की, तो यू भी डब्ल्यू आपका राइट आंसर हो गया। तो 58 का जो आंसर है माय डियर आपके पास क्या है, डी आंसर है। उसी तरह से आपके पास आता है 59 में ये कह रहा है, देखो जावेद ब्रदर, देखो जावेद का जो भाई है, जावेद ब्रदर सिस्टर, देखो ये ब्रदर और ये सिस्टर, ठीक है, कि जावेद का भाई और बहन की सिस्टर, फादर, देखो जावेद ब्रदर सिस्टर्स फादर, फादर ब्रदर, फादर का भी आगे क्या है, ब्रदर है, इज करीम, इसका नाम क्या है, करीम, ये जो भाई है, कि मतलब जावेद का जो भाई है उस भाई की जो बहन है, तो आपस में तो भाई बहन लगे सारे, इसका फादर का जो भाई है वो क्या, करीम है। तो कह रहा है कि करीम एंड करीम डॉटर इज डॉली, और करीम जो है इसकी डॉटर का नाम क्या है, डॉली, डॉली। तो कह रहा है कि हाउ इज जावेद रिलेटेड टू डॉली, तो बताइए कि जावेद का रिलेशन डॉली के साथ क्या है। तो देखो ये दोनों जो है, ये फादर है ये ब्रदर है, मतलब ये दोनों, ये पापा है तो ये चाचा लगे, ये दोनों आपस में क्या है, भाई भाई है ऊपर वाले। तो ये फादर की जनरेशन का है, ये इसके भाई की जनरेशन का चल रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या लगे, कजन। तो कजन लगे, यहाँ पे डायरेक्टली ब्रदर में मत चला जाना। तो आपका 59 का आंसर क्या होगा, सी। 59 का आंसर क्या होगा आपके पास, सी, सी इज द राइट आंसर इज देयर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है मेरे 60, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहे हैं आपसे, वो देखें। आफ्टर, देखो आफ्टर स्टार्टिंग अप फ्रॉम पॉइंट, आफ्टर स्टार्टिंग कह रहा है, देखो जब भी आपने ये जो है क्वेश्चन आपका है डायरेक्शंस का, डायरेक्शन का क्वेश्चन जब भी हम करते हैं माय डियर, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना, सेंटर पॉइंट में हम खुद को मान के चलते हैं। इस तरफ आपका ईस्ट होता है, इस तरफ आपका वेस्ट होता है, इस तरफ आपका नॉर्थ होता है, तो इस तरफ आपका क्या होता है, साउथ होता है। ये सेंटर पॉइंट है आप लोगों का, ठीक। जब भी आप चलेंगे तो सेंटर पॉइंट में खुद को मान के चलेंगे। आपके लेफ्ट में क्या है, वेस्ट है, आपके राइट में क्या है, ईस्ट है, आपके ऊपर क्या है, नॉर्थ है, नीचे क्या है, साउथ है। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं
कि देखो कहता है कि एक आदमी 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। देखो यहाँ से है तो 4 किलोमीटर यहाँ गया, मतलब यहाँ तक गया। 4 किलोमीटर का रास्ता उसने तय कर लिया। मान लो यहाँ पे मान लीजिए आप 4 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं ना, थोड़ा सा बढ़ा लें आप, 4 किलोमीटर यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, चलता है। और उसके बाद में दोबारा दाईं ओर, तो देखो दायां कौन सा होता है आपके पास, ये राइट हैंड आपके पास दायां होता है। दायां मुड़ता है और फिर वो कितना चलता है, 4 किलोमीटर फिर चलता है। तो मेजरमेंट का थोड़ा ध्यान रखें आप कि मेजरमेंट ना थोड़ा सा आप बराबर लें, 4 इतना लिया तो 4 ही वहाँ पे उतना ले लेना। 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दोबारा दाएं और यहाँ पे मतलब खड़ा हो गया तो आपका दाएं हैंड किस तरफ है, इस तरफ। फिर वो मुड़ा, फिर आई मे बी होप कि ये 4 किलोमीटर चला। अब वो यहाँ पहुंच गया है। अब कह रहा है द करेक्ट डायरेक्शन इन विच इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो अब जो है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो पूरा किस में है, वो नॉर्थ में है। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे ए। जिस बच्चे ने 60 में ए आंसर किया है वो बच्चा राइट है, इज द आंसर इज ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। उसके बाद माय डियर आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो आपका है 61 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो रिपब्लिक डे। देखो रिपब्लिक डे कब आता है, जनवरी मंथ में आता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। 1996 को ये कह रहा है कि आपका क्या है, फ्राइडे। और उसके बाद ये कह रहा है कि 2000 को कौन सा दिन होगा, 2000 इंडिपेंडेंस वाले दिन कौन सा दिन होगा। तो देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 96 जो है आपका रिपब्लिक डे की बात हो रही है, 96 आपका लीप ईयर है, बट वो जो मंथ है वो लीप ईयर में नहीं होता आपके पास। तो क्या हुआ आपके पास, फ्राइडे तो 97 आगे आएगा। तो बताइए क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, सिर्फ एक दिन बढ़ेगा तो कितना आएगा माइडियर आपके पास यहाँ से, बोलिए आप सब। आपके पास आएगा क्या, यहाँ पे बनेगा आपके पास सैटरडे। उसके बाद माइडियर आपके पास आएगा 98 जब आएगा तो आपके पास सैटरडे के बाद आ जाएगा संडे के बाद देखो फिर आएगा 99 भी आएगा मंडे, और फिर आएगा आपके पास 2000, और 2000 में क्या आएगा आपके पास फिर ये ट्यूसडे क्या होगा, ट्यूसडे। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे सी, मतलब 61 का आंसर क्या है आपके पास सी। ये मत कहना कि आपकी सर ये आपका लीप ईयर है, ठीक है, और लीप ईयर है तो आप ये ना लीप ईयर जो काउंट होता है वो मार्च टू दिसंबर मंथ काउंट होता है लीप ईयर का, मार्च टू दिसंबर ये लीप ईयर के लिए काउंट होता है माय डियर आपके पास। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लें, इज द राइट आंसर इज ट्यूसडे। उसके बाद आपके पास आता है अब जो सेक्शन चल रहा है माय डियर आपके पास वो चल रहा है 61 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद सेशन आपका आ रहा है वो है मैथ्स का, मैथ्स वाला सेशन। मैथ्स वाले सेशन में आप कैसे करेंगे वो देखें। मैथ्स में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 2 नंबर्स आर इन द रेशो। तो फटाफट से आपने 2 नंबर लिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशो किस में दे रखे हैं, 3 और 4 में दे रखे हैं। और इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना है इसका आपके पास 4 दे रखा है। देखो ये 2 नंबर अगर आपस में है तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये 4 जो है इन दोनों में से कॉमन होकर बाहर निकला है, तो 4 यहाँ पे भी होगा तो 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। एचसीएफ का मतलब ये होता है, एचसीएफ का मतलब ये होता है कि वो नंबर दोनों से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी तो कॉमन होकर बाहर आएगा, तभी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। इट मीन्स कि देखो ये 3 के साथ 4 यहाँ पे भी है, तो इस 4 के साथ ये 4 यहाँ पे भी है, तभी तो मैं बोलूंगा कि इन दोनों नंबर का आपने एचसीएफ निकालो। एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समावर्तक, इसको बाहर निकालोगे तो 4 आएगा बाहर, 4 आया, इट मीन्स कि 4 एक से साथ में 4 के साथ भी। तो एक्चुअल में नंबर क्या है, ये अपने आप में 12 है और ये अपने आप में 16 है। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इनका लघुत्तम समावर्तक बताओ, तो इन दोनों का आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको तरीका क्या बताया कि सबसे बड़ा नंबर देखो कौन है, 16। इन दोनों में बड़ा नंबर 16 है। 16 12 से भाग नहीं होता, तो देखो 12 से भाग कराएं, देखो 16 है, 16 देखो 12 से डिवाइड नहीं होता, तो देखो 16 का डबल करो बनेगा 32, फिर 16 का ट्रिपल करो तो बनेगा 48, तो भाग हो गया 48, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 48। ये शॉर्ट ट्रिक है माइडियर इसको करने की। तो आपके पास 70 का जो आंसर है आपके पास वो है, आपके पास 70 का आंसर है बी। ठीक, जब इसने 2 नंबर की एचसीएफ की बात की, तो एचसीएफ क्या होता है कि इन दोनों नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो ये जो एचसीएफ इसने दे रखा था, मैंने इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करा दी, इससे भी करा दी। वो क्यों कराया, क्योंकि इन दोनों नंबर का वो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तभी तो 12 है। तो अपने आप में नंबर कितना था, ये 12 था, और ये कितना था, अपने आप में 16 था। ठीक, अब क्या बोला इसने, इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के लिए देखो 12 और 16 आप ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं, राइट। इसी क्वेश्चन को अगर आप कोई बच्चा दूसरे तरीके से करना चाहता है तो ऐसे भी कर सकता है। देखो इसको फर्स्ट नंबर मान ले, इसको सेकंड मान ले, ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर, एचसीएफ दे रखा 4, तो एलसीएम पूछ रहा है निकालो, तो देखो इसके साथ आप एक्स ले लो, तो देखो दी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम होता है। ये बच्चे ने पढ़ा भी होगा, दी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, देखो 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है। देखो यहाँ पे कितना है 3x, यहाँ पे कितना है 4x, एचसीएफ कितना है 4 और एलसीएम हमने निकालना है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो देखो इन दोनों में से एचसीएफ इसने दे दिया 4, तो 4 मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। ठीक है, देखो 4 के साथ आपके पास कितना आ जाएगा माय डियर, हम इसको पुट कर देते हैं 4 की वैल्यू, तो यहाँ बनेगा आपके पास, एक सेकेंड है ना, इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ बाहर है, एक्स की वैल्यू 4 है यहाँ पे। तो इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ लेना चाहूँ तो एक्स निकल के बाहर आएगा अब यहाँ से एक्स, क्योंकि इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, वो एक्स है, और एक्स को ही क्या माना मैंने 4 माना है। तो पहले मैं एक्स यहाँ पुट कर देता हूँ, तो एक्स के साथ एक एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 3x मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू एलसीएम। एक्स की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे आप
तो देखो 4 की वैल्यू यहाँ पुट गई, 4 थी 12, 12 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो एलसीएम, और 12 चौके कितने होते हैं 48 इक्वल टू एलसीएम। एक तरीका ये करने का है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएम मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। ये वाला प्रोसेस आप याद रखें। ये कब लगता है, जब भी आपके पास दो नंबर दे रखे हों, एचसीएम एलसीएम भी दे रखा हो, इनमें से कोई एक चीज़ निकालने के लिए बोले तो हम ये वाला प्रोसेस लगा देते हैं। बट अभी मैंने आपको प्रीवियस मेथड से जो कराया उससे करना, क्योंकि उससे आपका ये आंसर जल्दी निकल के बाहर हो जाएगा। उसके बाद माय डियर आपके पास क्वेश्चन नंबर 71 आता है। 71 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि देखो 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। लॉन्ग ट्रेन का मतलब है कि ट्रेन की जो लेंथ है वो 75 मीटर दे रखी है, और उसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द ट्रेन आपके पास 54 किलोमीटर पर आवर, ये मीटर में दे रखा है। तो यूनिट का ध्यान रखना है कि लेंथ उसने मीटर में दे रखी है, स्पीड उसने किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो बोलता है कि हाउ मच टाइम, देखो टाइम किस में निकालना है आपने, सेकंड्स में निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जब टाइम चाहिए आप लोगों को, तो टाइम क्या होता है, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो इनको 75 अपॉन में कितना आएगा, देखो 54 कितना दे रखा है किलोमीटर पर आवर, ये किसमें ऊपर वाला मीटर में दे रखा है। तो 75 मीटर अपॉन में कितना है, देखो 54। अब क्या काम करेंगे आप कि किलोमीटर पर आवर को अपने मीटर पर सेकंड में बदलना है। क्यों करना है, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है ना, तो इसका जो आंसर जो आएगा वो किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। तो आपने किलोमीटर पर आवर को जो मीटर पर सेकंड में बदला, तो 5/18, 18 3 चुन जाओगे आपके पास, तो 5 और 3 होके 15 बने। 15 को इससे हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो 15 5 75 होता है। तो कितना टाइम लगेगा हमारे इधर 5 सेकंड। कितना टाइम लगेगा 5 सेकंड। 5 सेकंड। तो 71 में आंसर जो है हमारे वो आपके पास क्या है, ए है, नहीं ए नहीं सॉरी बी है, बी 71 में आंसर क्या है, बी। कितना टाइम लग रहा है इसको, 5 सेकंड लग रहे हैं। उसके बाद आपके पास आता है आपके पास 72 क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास कह रहा है कि 8 कंसेक्यूटिव नंबर, देखो आपने जब भी ये काम करना है तो आपने शॉर्टकट में लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंसेक्यूटिव नंबर दे रखे हैं। कहते हैं इन 8 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज कितना आपके पास 19 है। अगर एवरेज 19 उसने बोल दिया तो देखो आपने 4 नंबर यहाँ से छोड़ दो, 4 नंबर आप यहाँ से छोड़ दो, तो मिडिल मान लो आपकी ये कितना 19 आपके पास। ये मैंने शॉर्टकट एवरेज वाले चैप्टर में मैंने करवाया हुआ है। जिस बच्चे ने ये चीज़ अगर देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो सारी चीज़ देख सकता है, वहाँ से ये शॉर्टकट मैंने करवाया वहाँ पे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करना क्या है वहाँ पे। देखो एवरेज ऑफ ये देखो 8 9 नंबर की बात हो रही है ना, तो 4 नंबर आपने यहाँ से छोड़ना है और 4 यहाँ से छोड़ना, मिडिल में ले लिया आपने 19। तो ऑड नंबर की अगर बात हो रही है, 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो देखो 19 के बाद क्या आएगा 21, 21 के बाद 23, के बाद 25, के बाद 27, इससे पीछे आएंगे 17, इससे पीछे आएंगे 15, इससे पीछे आएंगे 14, इससे पीछे आएंगे तो 13। यह बात क्या की है इसने, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो सबसे छोटी संख्या आपकी 13 बन गई और सबसे बड़ी संख्या आपकी 27 बन गई। तो आपका आंसर क्या है यहाँ से ए। तो 72 का आंसर क्या बोलेंगे मैडम, आप ए कहेंगे। 72 का आंसर क्या होगा आपके पास ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 1664 रुपए हैं आपके पास मैडम। अपने अपने मॉक टेस्ट को सामने रखें और फिर देखें कि क्वेश्चन को हम लोग कर कैसे रहे हैं ना। और जहाँ पे भी किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है माइंड, तो सारे वीडियोस में मेरे जो वीडियोस पड़े हैं उनमें जाके आप हर क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करें, आपको एक एक शॉर्टकट वहाँ पे मिल जाएगा। देखो 1664 रुपये आपने 2 लोगों के बीच में बांटने हैं, और बांटने का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 1/3, और रेशो कितना है यहाँ से 1/5। सबसे पहले पास जब भी पैसा बांटना है तो बांटने के लिए रेशो जो है वो फ्रैक्शन में दे रखी है, तो ये फ्रैक्शन पहले आपने खत्म करना है। और खत्म कैसे होगा, ये बाय टेकिंग एलसीएम से खत्म होगा। तो आप क्या काम करेंगे, देखो इन 5 और 3 का लेना अपने एलसीएम। जब एलसीएम लिया तो रेशो में एलसीएम साइड में रखते हैं, कितना आएगा एलसीएम 15। 3 से 15 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 5, उस 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो 1 को, फिर नीचे वाले से भाग करो 3 आएगा, उस 3 से आप मल्टीप्लाई करा दो। तो देखो मान लीजिए ये ए पर्सन है और ये बी नाम का पर्सन है, तो ए के हिस्से में कितना है 3 यूनिट और बी के हिस्से में कितना है, सॉरी ए के हिस्से में 5 यूनिट और बी के हिस्से में 3 यूनिट। इन दोनों को आप मिला दो तो टोटल कितना हो गया 8 यूनिट्स। ये 8 यूनिट की वैल्यू, कहने का मतलब ये है देखो इन दोनों के बीच में पैसा बांटा है, इनका काम मान लो आप कि ए जो है वो 5 कुर्सियां बना रहा है और बी कितनी 3 कुर्सियां बना रहे हैं, और दोनों मिलकर कितनी बना रहे हैं 8। इन 8 कुर्सियों को बनाने का उन्होंने कितना चार्ज किया है 1664 रुपये। तो एक का कितना हो जाएगा 1664/8 हो जाएगा। तो देखिए 8 8 दूनी 16 होता है, 16 हो गया, बचा कितना 0 और 8 64 208। तो एक कुर्सी बनाने का 208 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो फिर पूछा किसके बारे में इसने पूछा पी का हिस्सा। तो पी कितना बना रहे हैं 5, तो 5 को बनाने में कितने लगे, 5 को 208 से मल्टीप्लाई करा दें, 8 5 40 और 2 5 2, तो कितना हो गया मैडी रे, नहीं 1 2 2 1040 रुपये। तो 1040 रुपये का मतलब ये कि 73 का आंसर जो आपके पास वो है सी आंसर। जिस बच्चों को ये चीज़ क्लियर हुई है, अभी नहीं होगी तो रेशो प्रपोर्शन वाले चैप्टर में जाके क्लियर करें माइडियर, वहाँ पे मैंने ये चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है कि कैसे आप लोग पैसे को बांट सकते हैं, राइट। उसके बाद आपका क्वेश्चन 74 आता है माइडियर। 74 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो देखिए हम। 74 क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि देखो कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन 78% ऑफ ए नंबर एंड 59% ऑफ ए नंबर इस कितना दे रखा है, इन दोनों के डिफरेंस का कितना नंबर दे रखा है 323 के बराबर दे रखा है। वो नंबर अपने अपने कितना होगा, वो 100% होगा ना अपने आप में वो नंबर। इन दोनों नंबर का डिफरेंस लो आप, जब डिफरेंस लेंगे तो 18 में से 9 चलेंगे तो 9 आ जाएगा,
6 में से 5 चलेगा तो 1 आएगा। ये 19% का जो डिफरेंस आ रहा है, यही डिफरेंस आपका कितने के बराबर है, 323 के बराबर। तो 1% का डिफरेंस कितना होगा, 323 अपॉन में 19 आ जाएगा। अब देखो 19 से कम 19 होता है, 19 से कम 19 हुआ तो बचा कितना फिर आपके पास, 13 बच गए, 33 19 7 133 17। तो 1% की वैल्यू अगर ये है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, तो 17 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1700। तो वो नंबर अपने आप में कितना है, 1700 है। अब ये कहा इसने कि जब भी आप ये काम कर लें, नंबर फाइंड आउट कर लें, तो उस संख्या का 62% निकालो। इसमें ना अपने 74% 62 क्या है वो आपने इसमें आपने 74 क्वेश्चन में ये कहा गया कि उस संख्या का 62 क्या है, तो आपने देखना कि 62% क्या है। तो आपने क्या किया, 1700 आपके पास आ गया, ये 1700 का 62% निकालो, तो 0 0 0 0 कट गया। 17 को आपने 62 से मल्टीप्लाई करनी है, देखो 17 दूनी 34 होते हैं, 3 बत्ती 17 छिके 102 102 और 3 कितने, 105, तो आपके पास 1054। तो 74 का जो आंसर है माय डियर आपके पास वो क्या है, बी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा ना। अब आप 75 क्वेश्चन को देखें, देखो 75 क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कह रहा है, 75th क्वेश्चन आपका ना, 75th क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, देखो सीपी और एसपी ये दे रखा है। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है खरीदने वाला प्राइस, और सॉरी कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदने वाला, और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बेचने वाला। तो यहाँ से देखो ये दे रखा है 10 और ये देखा है 11। ये ऐसा रेशो वाला क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा तो देखो बोला कि 10 रुपये की चीज़ हम 11 रुपये में उसको बेच रहे हैं, तो आप देखो प्रॉफिट कितना का कमा रहे हो, एक का प्रॉफिट कितने पे, 10 पे, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे आप 100%। ये 0 से 0 कट गया तो आपके पास कितना आ गया माय डियर 10%। तो 10% आपका आंसर हो चुका है। तो आपका आंसर 75 का जो आंसर है माय डियर वो है सी। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। जब भी देखो खरीदना 10 में, बेचा 11 में, तो प्रॉफिट कितने का, एक का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 10 पे हो रहा है, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100% कर देंगे, क्योंकि जब भी हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं उसके लिए हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, नीचे हमेशा सीपी होता है और मल्टीप्लाई 100% होता है। ये चीज़ एक ध्यान रखना। जब भी हम लॉस परसेंट निकालते हैं ऊपर लॉस होता है, नीचे फिर सीपी होता है, मल्टीप्लाई में 100% होता है। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर उसने प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को कैलकुलेट करने के लिए बोला है अगर, तो हम उसको हमेशा सीपी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। अगर वो कहे कि प्रॉफिट और लॉस को अपने एसपी के ऊपर कैलकुलेट करना है तो फिर हम सेलिंग प्राइस को नीचे लेके आएंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना था यहाँ पे 11, तो आप यहाँ पे 11 लिखेंगे, तो यहाँ पे भी 11 लिखेंगे दोनों केस में। तो जिस केस में दे रखा होगा क्वेश्चन को माय डियर उसी केस में देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा ध्यान। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 76 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कहता है कि 15% और 10% के दो क्रमिक छूट को बराबर एक कर छूट करना है। मतलब दो तरह का डिस्काउंट देने की बजाय आपने कोई एक ही छूट देनी है, उसको देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो इसको देखो आपने डिस्काउंट के लिए आपने देखा होगा कि हम x प्लस बाय माइनस एक्स बाय अपॉन 100 ये वाला फॉर्मूला भी लगा देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ से 15, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ से, आप यहाँ के लिखेंगे 15 प्लस 10 माइनस कितना आएगा 15 मल्टीप्लाई 10 बटे क्या करते हैं 100, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 25 माइनस, तो इस देखो 0 के साथ 0 कट गया तो ये बना 1.5। जब 1.5 बना तो 25 में से 1.5 माइनस करा दीजिए, 25 में से 1.5 आप माइनस कराएंगे तो देखो ये बना 1.5, 10 में से 5 चलेगा 5, 0 4 में से 3 23.5। तो आपका जो फाइनल आंसर बना वो बना 23.5। एक तो तरीका ये करने का है, जब भी वो पूछेगा कि 15% और 10% का डिस्काउंट देने के बजाय कोई एक डिस्काउंट कैलकुलेट करना, तो आप ये वाला भी लगा सकते हैं। और एक मैं एक डायरेक्ट अप्रोच बताऊं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप तरीका क्या करेंगे, देखो हमेशा जो MRP जो आपका डिस्काउंट होता है वो हमेशा MRP के ऊपर दिया जाता है। MRP को हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। तो मान लीजिए MRP कितना आपके पास 100% मान के चलेंगे 100 रुपये, इसके ऊपर पहले जो डिस्काउंट आप दे रहे हैं 15% का दे रहे हैं। 15% का डिस्काउंट का मतलब ये है कि 100 का 15% निकालो, जो 15% निकालेंगे तो कितना आएगा 15 रुपये। तो 100 में से 15 माइनस कर तो कितना रह गया 85 रह गया, इसमें से ये चीज़ माइनस कराओ 85 रह गया। अब इस 85 के ऊपर आपने देना 10% कितना होता है अपने हमें 1/10। तो इसका जो 1/10 निकालेंगे आप 85 का, 1/10 का मतलब होता है 1/10, तो आप लिखेंगे इसको 8.5, तो यहाँ पे कितना है 8.5। तो 85 में से 8.5 माइनस करा दो, देखो 10 में से 5 चले गए 5, यहाँ पे 14 में से 8 चले गए 6, और यहाँ पे रह गया था आपके पास 8, यह आया हमारे 86.5 आ गया मेरे आपके पास। कितना आ गया नहीं, यहाँ पे कितना आया 76.5 आ गया। तो देखो यहाँ पे जो आया 76.5। अब देखो आप लोग क्या काम करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, क्या यहाँ से क्वेश्चन में एक चीज़ भी पूछ सकता है। तो एक तो गाइस ने कि जो 15% और 10% का डिस्काउंट देने की बजाय कोई एक डिस्काउंट हमने देना है, एक तो x प्लस बाय माइनस एक्स बाय अपॉन 100 करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आप MRP 100 रुपये मानो, उसके ऊपर 15% निकालो, 100 का 15 में माइनस करा दो बचा 85, उस 85 का फिर 10% निकालो, 10% होता है 1/10, 1/10 को जब आप 85 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8.5 आएगा ये, ठीक है 8.5। तो यहाँ रखा, तो 85 में से 8.5 माइनस कराएंगे तो 76.5। अब ये कहता है कि 15% और 10% की का डिस्काउंट देने के बाद वो चीज़ कितने में बेची आपने, उसका सेलिंग प्राइस बताओ। तो सेलिंग प्राइस कितना फिर आपका ये 76.5 आंसर होगा आपका, राइट।
76.5 को आप टिक करना, क्योंकि एमआरपी में से जब आप डिस्काउंट माइनस करेंगे तो क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस। ये आपका सेलिंग प्राइस हो चुका है। बट वो पूछ रहा है डिस्काउंट कितना दिया, तो आप क्या लिखेंगे, देखो 100 माइनस 76.5 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माय डियर 23.5। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। तो 23.5 का मतलब 76 आंसर जो है आपके पास वो है ए। इसको आप टिक कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, इसको देख लें आप एक बार अच्छे से, है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 77 आता है। देखो 77 क्वेश्चन में इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जिसको एजिस वाला, जिसमें जो जिस बच्चे को प्रॉब्लम है एजिस वाले में कंसेप्ट में, तो एजिस वाले वीडियोस मैंने डाल दिए हुए हैं, उसको जाएं वहाँ पे जाके देखें उसमें कि मैंने किस तरह से कराया। देखो ए और बी की बात हो रही है, आपने डायरेक्टली क्या करना है, देखो ए और बी की एज कितनी है, 5 और 7। ये बात हो रही है कब की, पर प्रेजेंट की, कि प्रेजेंट में ए और बी का क्या है, 5 और 7 है। अब कह रहा है 16 साल पहले। ये -16 का मतलब क्या है कि 16 साल पहले जा रहे हैं हम लोग। तो 16 साल पहले इनकी एज का रेशो क्या था, 3:5 आपके पास। इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे रेशो को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो बैलेंस करेंगे, देखो 5 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। 7 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। ये जो डिफरेंस है, 2 रेशो का डिफरेंस, ये देखो प्रेजेंट और पास्ट में कितने के बराबर है, 16 के बराबर। तो एक रेशो का डिफरेंस कितना आपके पास, 8 के बराबर। एक रेशो अगर 8 के बराबर आई तो प्रेजेंट में आपने आना है। तो देखो प्रेजेंट एज कितनी है, कि 5, तो एक रेशो की वैल्यू अगर 8 है तो 5 की कितनी हो जाएगी आपके पास, 40। और बी की अगर मैं निकालना चाहूँ तो बी की कितनी है, 7। 7 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 56। ठीक, तो इसने पूछा क्या है, किसकी एज निकालनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो 40 और 56, तो इसका आंसर जो है माय डियर आपके पास 76 आंसर क्या है, ए आंसर है। इस क्वेश्चन के जो शॉर्टकट्स हैं माय डियर, सारे एजेस से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो सारे के सारे मैंने अपनी वीडियो में करवाए हुए हैं। जिस बच्चे को नहीं पता लगे तो माय डियर वो अमन राजपूत मैथ्स ये डालें, अमर राजपूत मैथ्स डालें, और वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आपको 1 बाय 1 करके ये सारे शॉर्टकट्स वहाँ पे मिल जाएंगे कि किस तरह से हम इन क्वेश्चन को इतने फास्ट तरीके से कर सकते हैं। हर चीज़ मैंने वहाँ पे बड़ी तरीके से समझाई हुई है, तो एक बार वहाँ पे जाके आप देख लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो ए जो है, जो आपको 1/3 हिस्सा किसी काम का करता है वो 5 दिन में, और बी जो है वो क्या करता है, 2/5 हिस्सा उस काम का करता है 10 दिन में। ये काम जब देखो, अब क्वेश्चन में कहा कि ए जो है वो किसी काम का 1/3 हिस्सा करता है 5 दिन में। मतलब काम है 3, कर कितना रहा है, एक काम को करने में अगर वो 15 दिन 5 दिन लगा रहा है तो 3 काम को करने में कितने लगाएगा, तो सीधा मल्टीप्लाई करा तो कितना होगा, 15 दिन। उसके बाद बी जो है वो 2/5 काम करता है कितने में, 10 दिन में। तो क्या करेंगे आप यहाँ से 10 मल्टीप्लाई, इसको उल्टा करेंगे आप, 5 मल्टीप्लाई में 2 से कटेगा कितना आएगा, 5 कितना आ गई 25। तो कितना आया, देखो ए करता है उस काम को 15 दिन में खत्म, और बी करता है उस काम को 25 दिन में खत्म। इन दोनों का एलसीएम लो आप, 15 और 25 का एलसीएम लो, कितना आएगा आपके पास, 15 और 25 का एलसीएम आ जाएगा आपको 75। ठीक है, तो 15 5 75 होते हैं, और 25 थियाँ 75 होते हैं ना, क्योंकि 25 को 50 करूंगा 75 बनाऊंगा, क्योंकि एलसीएम जो है ना, देखो 15 और 25 का एलसीएम जो आप निकालेंगे 5 से करेंगे, 5 3 15 5 5 25, तो 5 3 15 5 75 ही आएगा माइडियर, है ना। तो देखो 15 से इसको डिवाइड करो तो 15 5 75, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 ही है, तो दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं ये, मतलब ए जो है वो एक दिन में 5 कुर्सियां बना रहा है, और बी एक दिन में 3 कुर्सियां बना रहा है, तो दोनों मिला के कितने बना रहे हैं, 8 कुर्सियां। अब पूछा क्या इन्होंने, ए और बी मिलके, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिलके करेंगे तो 75/8 कर दीजिए आप। जैसे 75/8 किया मैंने, तो ये बना देखो 8 8 9 8 72, 72 और 3 75, तो ये आया आपके पास 9 से ही 3/8, मतलब 78 का आंसर क्या है आपके पास, बी। ये जो डिटेल मेथड, ये जो जिसको शॉर्टकट से हम लोग कर रहे हैं, वीडियो में जाके मैडियन आप जाएँ, प्ले लिस्ट में जाएँ, आपको वहाँ पे मैंने वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डीपली वहाँ पे करवाए हुए हैं। आप वहाँ पे जाएँ और एक बार वहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर कर लें कि किस तरह से हमने किया इसका आंसर। उसके बाद आपके पास आता है 79 क्वेश्चन में ये कहता है कि हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कितने सालों में कोई पैसा है वो कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। ये क्वेश्चन जब भी आपके पास आया, देखो प्रिंसिपल और यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है कि प्रिंसिपल अगर 1 है तो ये डबल हो रहा है, मतलब ये 10 रुपये हैं तो ये 20 बन रहे हैं, ये 20 है तो ये 40 बन रहे हैं, ये 40 है तो ये 80 बन जा रहे हैं। डबल का मतलब ये है, इसको आप एक्स मानेंगे तो उसको 2x मानेंगे, तो रेशो भी ये बन के आएगा। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, और मिश्र धन वो चीज़ होती है जिसके अंदर आपका प्रिंसिपल भी है, उसके अंदर आपका ब्याज भी छिपा होता है। तो क्या करेंगे, जब भी आप ब्याज निकालना तो इसमें से इसको माइनस कराएंगे, 2 में से 1 माइनस करा दो, 2 में से 1 माइनस कराएंगे तो एक ये क्या आपके पास, ये आपका क्या है, ब्याज। इसको ऐसा ही बोलते हैं। अब बोला क्या इसने कि कितने टाइम में, तो टाइम जब आपने निकालना है तो टाइम के लिए आपको एस आई चाहिए होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, अपॉन में पी मल्टीप्लाई बाय आर होता है। एस आई निकाला आपने 1 मल्टीप्लाई बाय 100, अपॉन में पी कितना आपके पास 1, पी आपके पास 1 है, तो आर कितना है माय डियर आपके पास 5 है, आर 5 है, तो ये कट जाएगा आपके पास कितना आ गया 20। तो कितने टाइम में हो रहा है ये 20 ईयर्स में, देखो कितने वर्षों में 20 ईयर्स। परसेंटेज माइडी यहाँ पे गलत लगाया है, 79 का बी है आंसर,
जिस बच्चे का बी जिसने किया है ना, जिसमें 20% लिखा है, वो 20 ईयर्स करना, तो बी आपका आंसर हो जाएगा मेडियन आपके पास। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। इसको भी मैंने डिटेल मेथड में करवाया हुआ है अपने सिंपल इंटरेस्ट में। जो जिस बच्चे का सिंपल इंटरेस्ट कवर नहीं है तो वीडियो में जाके वो एक एक चीज़ को वहाँ से क्लियर कर ले, हर एक चीज़ मैंने वहाँ पे करवाई है। उसके बाद आपका आता है 80 क्वेश्चन में क्या कहा इसने, देखो कहता है कि प्रेजेंट में 2 ब्रदर हैं आपके पास, ब्रदर है B1 और B2 मान लो, दोनों भाई हैं आपस में। ये कह रहा है कि इसका रेशियो 1:2, ये बात हो रही है प्रेजेंट की। और कह रहा है कि 5 साल पहले, -5 साल पहले, माइनस का मतलब सिर्फ ये कि हम 5 साल पहले जा रहे हैं, 5 साल पहले इनका रेशियो कितना, 1:3। अब जब ऐसा रेशियो आपके पास बनता है ना, तो आपने रेशियो को बैलेंस करना होता है। जैसे 1 करेंगे देखो तो 0 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपका क्या है, बराबर आना चाहिए, रेशियो बराबर। जब बराबर ना आए तो इन दोनों का गैप नो कितना आएगा, 2। इस 2 से आप इसको भी मल्टीप्लाई कराओ, इस 2 से आप इसको भी मल्टीप्लाई करा दो, ठीक। उसके बाद यहाँ से देखो गैप लेंगे, कितना आएगा, 1। इस 1 से इसको भी कराओ, इसको भी कराओ, तो कितना आएगा, 1:3। तो कितना बना, देखो 1 और 1 आ गया। जहाँ रेशियो बराबर हो जाए तो प्रेजेंट वाला टाइम अब आपका ये है, और 5 साल वाला पहले वाला टाइम आपका ये है, तो रेशियो यहाँ पे बराबर होगी। 1 रेशियो जो है प्रेजेंट और पास्ट में कितने का गैप है, 5 साल का गैप है, तो 1 रेशियो 5 के बराबर है। तो प्रेजेंट में देखो B1 की एज कितनी होगी फिर, 10 साल, और B2 की कितनी हो जाएगी फिर, 4 × 5 कर दीजिए, 20 साल। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। अगर यहाँ ये बैलेंस हो जाती तो प्रेजेंट टाइम ये है और पास्ट टाइम ये है, बट ये बैलेंस नहीं हुई। इन दोनों के बीच का गैप से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, और ऊपर वाले के गैप से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। तो जैसे मल्टीप्लाई करा ये रेशियो बना, जैसे रेशियो बैलेंस हुई तो प्रेजेंट वाला टाइम अब आपने ये उठाना है, ये B1 का और ये B2 का, और पास्ट वाला टाइम आपका ये है। तो 1 रेशियो की जो है वो देखो, प्रेजेंट और पास्ट में कितने साल का गैप है, 5 का, तो 1 रेशियो 5 के बराबर है। तो प्रेजेंट में देखो B1 की कितनी रेशियो, 2, 2 × 5 = 10, और B2 की कितनी है, 4, 4 × 5 = 20। तो B1 10 साल का है और ये 20 साल का है। बट पूछा क्या है, इससे अगर 5 साल के बाद इनका रेशियो क्या होगा, इनसे आगे 5 साल बाद, तो 5 साल यहाँ ऐड कर दो, 5 साल यहाँ ऐड कर दो, मतलब ये 10 साल का है B1, और B2 जो आपका कितने साल का है, 20 साल का। 5 साल बाद इसमें 5 साल ऐड कर दो, और इसमें 5 साल ऐड कर दो, कितना बना ये, 15, और ये कितना बना आपके पास, 25। 5 साल दोनों में आपने ऐड किया ना, 20 और 5 25। अब इसका रेशियो लेना है तो 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 5 25, तो रेशियो कितना है, 3 और 5, 3 और 5 आया, तो 80 का आंसर क्या माइडियन आपके पास है, बी। राइट। सारे क्वेश्चन माइडियन हमने मैथ और रीजनिंग वाले सारे डिस्कस कर लिए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन को मैंने पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश की आप लोगों को। फिर भी जिस बच्चे का जैसे रेशो वाला है, या एजेस वाले क्वेश्चंस हैं, या प्रॉफिट चीज़ वाले क्वेश्चन, तो मैंने वीडियो में हर चीज़ माइडियर करवाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके भी हर एक वीडियो को देखें, एक एक चीज़ को आप रिविजन करें। आप सबके जो कह सकते हैं यहाँ पे जो जितने भी हम लोग इतना फास्ट तरीके से कर रहे थे या शॉर्टकट में लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें माइडियर मैंने आपको करवाई हुई हैं। तो मॉक टेस्ट का ये वाला मैंने मैथ और रीजनिंग के आंसर की आपने टैली कर ली है, बाकी की आंसर की आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो होप मैं अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच गाइस।